हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपीएससी ईपीएफओ के अकाउंटिंग का मैराथन लेक्चर लेने वाले हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करें और साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ सुनने से और सिर्फ बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज लेने से काम नहीं चलेगा। उस नॉलेज की एप्लीकेशन करनी है अपने को, ताकि हम उन क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ जो हमसे क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में पूछे जाए। ठीक है, तो पहले एक बार बेस बना लेंगे और मैं कोशिश करूंगा जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँ उस टॉपिक से रिलेटेड 8 से 10 एमसीक्यू हम सेम टाइम कवर करेंगे, सेम टाइम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी सीखा है। अगर आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है। और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार हम करेंगे तो अपने आप ही सारे कॉन्सेप्ट के जो प्रैक्टिस है वो भी होती चली जाएगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता चला जाएगा और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेकर वो भी डेवलप हो जाएगी। देखो, अभी मैं कुछ देख रहा था, यूपीएससी ने जो भी प्री का एग्ज़ाम लिया है उसमें बच्चों के जो रिव्यूज़ हैं कि उनका पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया है। तो कोई भरोसा नहीं कि यूपीएससी जो ईपीएफओ अकाउंटिंग का एग्ज़ाम या ईपीएफओ का एग्ज़ाम ले रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें अकाउंटिंग से कितने मार्क्स का पूछ ले। कभी 10 का भी पूछा हुआ है, 15 का भी, या मतलब 15 का भी पूछ सकते हैं, 5 का भी पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि हमारे लिए तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ईजी लैंग्वेज में आपको वो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूँ और आप उसको ईजिली समझ पाओ। अगर किसी को ये लेक्चर ज़्यादा धीरे लगे तो आप यूट्यूब में ऑप्शन है, आप बढ़ा सकते हो उसकी स्पीड, और अगर किसी को तेज़ लगे तो वो कम करके भी देख सकता है। तो मैं एक बार, अभी तक मैंने जो शुरू के 4 लेक्चर अगर आपने नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उन 4 लेक्चर मैंने क्या बताने की कोशिश की है। मैंने उन 4 लेक्चर में यही बताने की कोशिश की है कि देखो, अकाउंटिंग के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अकाउंटिंग सिर्फ 4 चीज़ों की होती है। अकाउंटिंग कौन से 4 चीज़ों की होती है? एसेट की, लाइबिलिटी की, इनकम की और एक्सपेंस की। ठीक है, इन 4 चीज़ों की अकाउंटिंग होती है। अब ये 4 चीज़ें आपके पास भी है, मेरे पास भी और किसी बिजनेस के पास भी है। अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं हम? अकाउंटिंग हम अपने आप के लिए तो कर नहीं रहे, आप भी अपने आप के लिए नहीं कर रहे। तो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग में जो बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग की बात होती है। हम भी ये सारे ट्रांजैक्शन, हम भी अपनी संपत्ति खरीदते हैं, हमारे ऊपर भी कुछ कर्ज होते हैं, हमारी भी इनकम होती है और हमारे भी खर्चे होते हैं, लेकिन हम उनको अकाउंटिंग के प्रॉपर तरीके से, अकाउंटिंग के रूल को फॉलो करते हुए नहीं लिखते। कौन इतना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आज मैंने 10 रुपये का मोमोज खाया, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें, कि ये सब चीज़ें नहीं करते। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि खर्चे बड़े बड़े होते हैं। उन खर्चों को कैसे रिकॉर्ड करें, क्या उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस बेस पे हम रिकॉर्डिंग करें। लेकिन उनके पास भी जो खर्चे, उनके भी असेट हो, उनके भी लाइबिलिटी है, उनके भी इनकम और इनके भी एक्सपेंस है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को रिकॉर्ड करने का जो एक तरीका है उसे कहते हैं हम जर्नल एंट्री। उसे क्या कहते हैं हम? जर्नल एंट्री। कि भाई, जर्नल एंट्री के माध्यम से इन 4 चीज़ों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो जर्नल एंट्री करने का तरीका है उसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। मतलब जर्नल एंट्री बिना डेबिट क्रेडिट के हो ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा किसी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहा है, इसका मतलब वो जर्नल एंट्री की बात कर रहा है। तो जर्नल एंट्री बोलता है, मैं आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करो उसको डेबिट और क्रेडिट में क्लासीफाई कर दो। और डेबिट क्रेडिट करने का फिर गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल है, और वो गोल्डन रूल क्या है? 3 गोल्डन रूल हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। ठीक है, तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल 3 गोल्डन रूल हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं क्विकली। कि भाई, रियल कहता है जब भी आप किसी चीज़ को डेबिट करो तो उसका आप देखो क्या आपके पास आया है, व्हाट कम्स इन। आपके पास कुछ आया तो आप उसे डेबिट कर दो। और क्रेडिट बोलता है व्हाट गोज आउट, आपके पास कुछ गया तो आप उसे क्रेडिट कर दो। मतलब आप किसी भी चीज़ को डेबिट करो तो अगर आप रियल का नियम अभी मैंने आपको रियल एक्सप्लेन किया तो रियल ही सोचते हैं। तो रियल का अगर मैंने मान लो कि 100 रुपये की एक आइसक्रीम खा लिए, मान लेते हैं। ठीक है, आइसक्रीम का अभी अपना एग्जांपल ले लेते हैं ताकि, और वो अगर समझ में आ गया तो बिजनेस में भी चल वही चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो 100 रुपये की आइसक्रीम खाने के बाद अब मुझे डेबिट करना है, तो मैं किसको डेबिट करूँ? डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने 100 रुपये का आइसक्रीम लिया है तो मेरे पास क्या आया है? मेरे पास कुछ मिला क्या? 100 रुपये देने के बाद मेरे पास कुछ आया है, मेरे पास आया है आइसक्रीम। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? आइसक्रीम को कर दूंगा डेबिट। डेबिट क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्रेडिट पे।
तो डेबिट हो गया, और डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होते हैं, जिसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्रेडिट किसे करें, व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या गया, आपके पास से क्या गया आइसक्रीम लेने पे, आपके पास से गया आपका पैसा, तो यहाँ पे हो गया कैश। हो गई भाई, रियल का गोल्डन रूल यूज़ किया हमने, और डेबिट भी कर लिया क्रेडिट भी कर लिया, कोई भी इससे चैलेंज नहीं कर सकता कि ये एंट्री गलत है, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ये एंट्री कर लिया। अब चलते हैं नॉमिनल में। नॉमिनल का डेबिट कहता है ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, मतलब सारे खर्चे और सारे नुकसान क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, और क्रेडिट क्या कर दो, ऑल द इनकम एंड गेन्स, ऑल द इनकम एंड गेन्स, सारे प्रॉफिट और कोई इनकम हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अर्निंग है तो उसको सैलरी मिल रही है, उसको क्या मिल रही है, सैलरी, तो सैलरी मिलने पे अब कोई ट्रांजैक्शन ही तो हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होती है यहाँ पे, पूरी अकाउंटिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वाली की ही बात करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात नहीं करता है। तो वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है सिर्फ ऐसे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी, ऐसे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी, ऐसे ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में क्लासीफाई करना है जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी से रिलेटेड है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वो कहता है भैया जो भी एंट्री करो, जो भी ट्रांजैक्शन की आप एनालिसिस करो, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने की सोच रहे हो, लिखने की सोच रहे हो, वो देखना क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है। तो मनी मेजरमेंट, इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स के रिकॉर्ड करना है, वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं जी, ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट। सैलरी आई आपके पास तो मुझे डेबिट करना है। अभी तक आपने दो केसेस देख लिए, या तो मैं रियल का डेबिट देखूं, व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आया है सैलरी आने के बाद, हाँ यार मेरा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट का एक मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, है ना, तो इसका मतलब मेरा अकाउंट आया है, मेरे बैंक में पैसा आया है, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपका डेबिट का काम तो खत्म हो गया। अब डेबिट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं मुझे, ना नॉमिनल के डेबिट के बारे में सोचना है, और ना ही मुझे अब आगे जो भी पर्सनल है उसके बारे में सोचना है, अब मुझे सिर्फ सोचना है क्रेडिट के बारे में। तो रियल का क्रेडिट कहता है व्हाट गोज आउट, क्या आपके पास से कुछ गया है, नहीं गया यार, मेरे पास तो बस पैसा आया है। आगे चलते हैं, नॉमिनल का क्रेडिट कहता है ऑल द इनकम एंड गेन्स, क्या सैलरी आपकी इनकम है, क्या सैलरी आपका गेन है, आपकी इनकम है सैलरी, सैलरी क्या है, आपकी इनकम है, तो सैलरी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो देखो जी, आपके नॉमिनल से काम हो गया, नॉमिनल, अब हमने इस वाले एग्जांपल में देखो नॉमिनल का क्रेडिट हो रहा है और रियल का डेबिट हो रहा है। इसका मतलब ये कि कोई भी जर्नल एंट्री होगी तो डेबिट में उन रियल, नॉमिनल और पर्सनल का कोई भी नियम लागू हो सकता है, और क्रेडिट में रियल, नॉमिनल, पर्सनल का कोई भी नियम लागू हो सकता है। जरूरी नहीं कि नॉमिनल का ही डेबिट हो, नॉमिनल का ही क्रेडिट हो। आगे चलते हैं, पर्सनल। पर्सनल का जो डेबिट है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करने वाला है वो डेबिट कर दो, जिसको पैसा मिल रहा है, या जो भी जिसको कुछ आपको कुछ मिल रहा है तो आप डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर, जिसको आप दे रहे हो उसको क्रेडिट कर दो। अब सपोज करो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपने किसी दोस्त को 100 रुपये उधार पे दे दिए, ठीक है, तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये। तो आपके दोस्त को 100 रुपये देने से डेबिट किसे करें, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आपके पास कुछ आया है 100 रुपये देने से, नहीं कुछ नहीं आया। नॉमिनल का डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्या ये 100 रुपये जो आपने अपने दोस्त को दिए हैं, क्या आपको वो आप उससे वापस भी लेने की सोच रहे हो, हाँ भाई उधार दिए हैं आपने, तो क्या ये लॉस है, नहीं, क्या ये खर्चा है, नहीं, खर्चा तो तब होता है ना जब 100 रुपये देने के बाद आपको नहीं मिल रहा होता। तो पर्सनल का भी डेबिट काम नहीं, वो नॉमिनल का भी डेबिट काम नहीं आ रहा है। अब पर्सनल का डेबिट करते हैं, पर्सनल का डेबिट है डेबिट द रिसीवर, और रिसीवर कौन है, आपका दोस्त। तो हम फ्रेंड का जो भी है राम अकाउंट डेबिट। अब नाउ क्रेडिट की बात करते हैं, व्हाट रियल का क्रेडिट, सबसे पहले रियल के क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, आपके पास से क्या गया है, 100 रुपये आपके पास से गए, तो टू कैश। तो देखो जी आपकी एंट्री पूरी हो गई। तो यही तो तरीका है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर दो, अकाउंटिंग की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर अकाउंट में करना क्या क्या है। भाई अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में क्लासीफाई करना है, मतलब क्लासिफिकेशन। अब सपोज करो आप मार्केट जाते हो,
तो जब हमारी मम्मी अगर हमें कोई काम देती है मार्केट जाने पे, तो मम्मी क्या बोलती है, या मम्मी जो भी खरीदने की बातें करती है कि ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, ले आना, तो आप जब मार्केट जाते हो तो आप खुद ही कैटेगराइज करते हो, यार ये मेडिकल स्टोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये राशन स्टोर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये कपड़े वाली दुकान में मिल जाएंगी। तो ये जो आपने क्या किया, ये क्लासीफाई किया है। तो जो चीज़ आप क्लासीफाई कर रहे हो वही चीज़ें यहाँ भी क्लासिफिकेशन है, कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ अकाउंट में भी यही करना होता है। अकाउंट में हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में डेली कर रहे हैं वही है, बस यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो जब समझ जाएंगे तो पता चलेगा। तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो रिकॉर्ड हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हम सिंगल एंट्री में करते आ रहे हैं। घर वालों ने कुछ पैसे दिए, कुछ खर्च करना है, खर्च कर दिया, एक पेपर पे लिख दिया कि देखो जी पापा जी ये हिसाब है। लेकिन जब अकाउंट की बात होती है उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है बस। और जर्नल एंट्री के लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट करना होता है। और डेबिट क्रेडिट करने के लिए गोल्डन रूल है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, बस इतना ही तो है। क्लासीफाई बचपन में करते थे और अभी हमें करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग खर्चे हैं, सेल है, परचेज है, सैलरी के खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, घर में भी इतने सारे खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग। कई बार क्या होता है ना, पापा के पास टाइम नहीं होता है, मम्मी के पास लेकिन बहुत टाइम होता है हिसाब किताब लेने के लिए। तो मम्मी ना आपके एक एक रुपये का पूरा हिसाब लेगी, लेकिन पापा अरे यार मुझे इतना समय नहीं है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, टोटल बता कितना हुआ है। तो वो समराइज़ की बात कर रहे हैं, हाँ बताओ राशन का कितना हो गया, मेडिकल का कितना हो गया, ये समराइजेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मम्मी बहुत डिटेल में जाती है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग करना है, क्लासीफाइंग करना है, समराइजिंग करना है। उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेट करना। भाई किसी को कोई हिसाब पूछ लेता तो आप उसको बता भी तो पाओ, ऐसा क्या लिख के लिया है भाई पेपर में जो आप बता ही नहीं पा रहे। इंटरप्रेट कैसे करोगे जब तक आप अच्छे से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, अच्छे से समराइज नहीं करोगे, तो इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, बताना किसी को मुश्किल हो जाएगा। कम्युनिकेट करना, एक से ज़्यादा लोगों को एक से अलग डिपार्टमेंट को चीज़ें बतानी है तो कम्युनिकेट करेंगे। और किन सब चीज़ों की, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। मैंने थोड़ा सा और भी दे दिया आपको कि अगर उन 3-4 लेक्चर में अगर आपने कुछ भी नहीं देखा होगा तो भी यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। और इसमें हम कोशिश करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि पता रहे कि यार हाँ यार इतना सब कुछ हो रहा है। और इसमें श्योर करना है कि ये बहुत ही ईजी मार्क्स हैं जिसको लिया जा सकता है। बाद बाकी चीज़ों में लिमिटलेस है सिलेबस, पता नहीं क्या क्या पूछ दे, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है। थोड़ा सा एफर्ट लगा के, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगा के आप यहाँ पे नंबर ले सकते हो। तो मेरा बस यही कोशिश है कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, मैं भी आपके साथ एफर्ट लगाता हूँ और इसमें नंबर लाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा एक शॉर्ट और समराइज तरीके से ये अपना नोट्स तैयार किया है, जिससे हम चीज़ें समझ सकते हैं और आसानी से। कोई ज़्यादा वो नहीं रखा पैराग्राफ बेस्ड ये सब चीज़ें, कि भाई जब पैराग्राफ ही पढ़ने का आपके पास टाइम होता तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लेक्चर्स का। तो मैंने कोशिश की है समराइज तरीके से आपको बस समझाऊँ और आगे बढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन देखेंगे सीधे, ठीक है। तो करीब हम इसमें 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले, 45 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखो, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या प्रोसीजर है, एक सेकेंड। तो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और यूजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो दो पार्ट हो गए, पहले फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना है, और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गया उसको फिर यूज़ करना है, उसको फिर यूज़ करना है। जब हम खर्चे करते हैं, पापा हमें कोई पैसे देते हैं, मम्मी हमें पैसे देती है, और हम जब वो सारे एक्सपेंस करके आते हैं और फिर जब उनको हम बताते हैं, वो सब हो गया जनरेट करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट हो गया। जैसे कि आपने उसको लिख लिया एक पेपर पर, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, ये मेडिकल एक्सपेंस है, ये राशन एक्सपेंस है, ये सब अलग अलग चीज़ें क्लासीफाई कर दिया आपने, और फिर समराइज़ कर दिया। तो ये 3 चीज़ हो गए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। लेकिन बाद में डिसीजन हमारे मम्मी पापा लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि यार लास्ट मंथ तो इतना ही खर्चा था, इस महीने ऐसा कैसे हो गया, इंटरप्रेट करते हैं। अगर मम्मी हिसाब किताब देख रही है तो मम्मी फिर पापा को इंटरप्रेट करती है, बताती है या फिर कम्युनिकेट करती है। तो पहले आप बन गए उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने वाले, और फिर जो सीनियर मैनेजर्स हैं, सीनियर या टॉप मैनेजमेंट है, उसको एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है और कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सवाल उठता है कि ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
भाई ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्व है, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है, इसमें इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है। इवेंट क्या है? देखो, इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या है? इवेंट होती है कोई घटना कोई घटना घट गई, ठीक है। और ट्रांजेक्शन जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको पक्का बता, जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट गया था, आपने मुझे 10,000 रुपये दिए थे, 10,000 में से 8,000 खर्चा हो गया, ये जो 2,000 मेरे पास बच गए हैं, तो ये आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि 10,000 आपने दिए थे, 8,000 खर्चा हो गया, 2,000 बच गए, तो ये एक इवेंट है कि आप शॉपिंग करके आए हो। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग कैसे करें, इसकी अकाउंटिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें तो कुछ बताया नहीं क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ, किसको क्या दिया नहीं दिया। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या है? ये इवेंट है जिसमें आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो जनरल कि भैया आपने 10,000 दिए थे, 8,000 चला गया, 2,000 बच गए। अब ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ। ट्रांजैक्शन क्या है? आप बता रहे हो कि देखो जी 2,000 रुपये का मैंने राशन ले लिया, 2,000 रुपये का मेडिकल दवाइयों का खर्चा है, तो परचेज मेडिसिन ऑफ 2,000, है ना, परचेज राशन ऑफ ₹2,000। तो ये आप बिल्कुल बता रहे हो स्पेसिफिकली, तो ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन। ये क्या है? ट्रांजेक्शन। तो अब किसी भी इवेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में आपको सबसे पहला ढूंढना है कि क्या ये फाइनेंशियल इवेंट है, क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और उस इवेंट को क्या हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या इसको पैसे में लिखा जा सकता है। सपोज करो आपने किसी दोस्त को कोई किताब दे दिया और उसने बदले में आपको दूसरी किताब दे दी। आपने उसको किताब दिया है 500 रुपये वाली, उसने भी आपको किताब दे दी, उसने आपको किताब दे दिया 300 रुपये वाली। तो क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है? क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इसमें इन्वॉल्व है? यस, क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो ना भाई, 500 रुपये की चीज़ है, उसने 300 रुपये, बोलोगे ना भाई 200 रुपये की कोई और किताब देगा या 200 रुपये तू मुझे वापस देगा, राइट। तो ये इकोनॉमिक। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपको आपके दोस्त ने थप्पड़ मार दिया और बदले में या तो आपने भी उसको मारा, या फिर आप दुखी हो गए, या फिर आपने उसे माफ़ कर दिया। क्या इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व है? क्या इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये नहीं है इकोनॉमिक इवेंट और ना ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो वही है कि अकाउंटिंग में जो इनपुट है, वो इनपुट सिर्फ आप इकोनॉमिक इवेंट की बात करोगे। भाई किसी भी मशीन में जो इनपुट दोगे आउटपुट वही निकलेगा ना। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी इनपुट है, फिर एक अकाउंटिंग का पूरा साइकिल चलता है, फिर आउटपुट निकल के आ जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में भी क्या होता है? कंप्यूटर में आप इनपुट डालते हो कीबोर्ड के थ्रू, उसका मशीन जो है वो प्रोसेस करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आपका रिजल्ट निकल के आ जाता है। गूगल में आप कुछ सर्च करते हो, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो सर्च करके आपको दे देता है आउटपुट। तो जो इनपुट डालोगे आउटपुट उसी के हिसाब से आएगा, लेकिन बीच में जो उसका एक प्रोसेस चलता है। ऐसे ही अकाउंटिंग में पहले इनपुट डालो, और इनपुट क्या डालना है? इकोनॉमिक इवेंट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मनी में मेजर करने वाले ट्रांजेक्शन। फिर उसकी एक प्रोसेसिंग होगी, उस प्रोसेसिंग को कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, और इसी प्रोसेसिंग में ही पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस है। ये जो बीच का जो प्रोसेस है वही पूरा का पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस है, जिसको समझना है। और उसके बाद फिर आउटपुट निकल के जो हमारी रिपोर्ट्स चाहिए, जिसको अकाउंटिंग चाहिए, किस किस को अकाउंट्स की रिपोर्ट्स देखने, कौन कौन अकाउंटिंग जानना चाहता है, उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो सपोज करो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? शुरुआत हुई फाइनेंशियल इवेंट से, शुरुआत हुई इकोनॉमिक इवेंट से, शुरुआत हुई मनी की चीज़ों में, मनी इन्वॉल्व है जिस ट्रांजेक्शन उससे, फिर अकाउंटिंग साइकिल है, फिर आउटपुट। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले रिकॉर्ड करना। भाई शुरुआत ही वहाँ से होगी ना जहाँ से आपने लिखना शुरू किया, आपने जर्नल एंट्री करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग का मतलब है जर्नल एंट्री करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा बहुत ही क्रिस्प तरीके से, शॉर्ट्स तरीके से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और साथ में मैं ऑडिटिंग के ऊपर भी लाने वाला हूँ अपनी वीडियो। तो देखो ये इसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अकाउंटिंग साइकिल में शुरुआत कहाँ से होती है? जर्नल एंट्री से। आपने जर्नल एंट्री कर लिया, रिकॉर्डिंग होगी। कोई बंदा ये बोल रहा है ना मैंने जर्नल एंट्री लिख दी, इसमें तो उसने अकाउंट का पहला काम कर लिया, रिकॉर्डिंग। फिर है पोस्टिंग टू लेजर। अकाउंट्स में क्या एक तरीका है कि आपने जर्नल एंट्री कर दी, वो लेजर्स में खाते बन जाते, अलग अलग खाते। जैसे कि सपोज करो किसी की दुकान है, वो दुकान पे उसका एक कस्टमर आया,
उधार पे लेके जाता है माल, वो मतलब सामान लेके जाता है, फिर वो उसका देखना है कि इस पे कितना पैसा उससे लेना है। तो दुकानदार क्या करेगा, अपना वो रजिस्टर निकालेगा उधार खाते वाला, उसमें देखेगा पलट के उसका इंडेक्सिंग की होगी उस बंदे ने कि हाँ इसका नाम है, इतने पेज पे, उस पेज पे जाएगा, हाँ भैया तुम्हारा इतना हिसाब है। तो वो जो देख के बता रहा है ना, उसी को लेजर बोलते हैं। लेकिन वो एक सिंगल एंट्री बेस्ड होता है तो एक ही उस पर लेजर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या डबल एंट्री है तो हर चीज़ का दो इफेक्ट आता है, दो लेजर में चला जाता है, दो जगह उसकी रिकॉर्डिंग होती है। एक जगह नहीं भी देखोगे तो दूसरी जगह से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो लेजर्स हो गए। और नाउ फिर उसके आगे होती है ट्रायल बैलेंस। उसके आगे क्या पूरी हो जाती है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद बन जाता है फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद बन जाता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब ये कि चार चीज़ों की ट्रांजेक्शन हुई है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। उस ट्रांजेक्शन को ढूंढने के बाद आपने जर्नल एंट्री कर दिया। जर्नल एंट्री के बाद आपने लेजर्स में पोस्ट कर दिया, लिख दिया, मतलब चला गया, वो पोस्टिंग हो गई। लेजर के बाद आपके पास आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस है समरी। ट्रायल बैलेंस है समरी ऑफ ऑल 4 ट्रांजेक्शन्स। कौन से 4 ट्रांजेक्शन्स, असेट 4 नेचर के ट्रांजेक्शन। ट्रायल बैलेंस में आपका असेट भी होगा, लायबिलिटी भी होगा, इनकम भी होगा और एक्सपेंस भी होगा। और ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच रहेगा, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे होता है। ट्रायल बैलेंस शुड बी मैच ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट पे रहने वाला है। नाउ जब बात ट्रायल बैलेंस की आ गई तो अब एक नई कहानी शुरू हो जाती है और इसके आगे सीनियर मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट काम करते हैं। तो यहाँ से रियल अकाउंटिंग का काम शुरू होता है कि ट्रायल बैलेंस के बाद आप ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते क्या हो, फाइनल अकाउंट। और इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें हम क्या क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री से शुरू होती है अकाउंटिंग साइकिल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और फिर आउटपुट, जो आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है, वो किसके लिए बनाया है, किसके लिए। और ये बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो P&L है और बैलेंस शीट है, वो क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से परफॉर्मेंस पता लगेगी भाई। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, प्रॉफिट पता लगेगा, लॉस पता। किसी के भी रिपोर्ट कार्ड से अगर उस पर पास लिखा है तो पास है, फेल है तो फेल है। इसका मतलब रिपोर्ट कार्ड क्या बता रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बता रहा है। तो किसी भी बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट से प्रॉफिट का पता नहीं चलता, बैलेंस शीट से उसकी पोजीशन का पता चलता है। बिजनेस की क्या पोजीशन है, बिजनेस की क्या मतलब एक तरीके से उसकी नेटवर्थ क्या है। क्योंकि बैलेंस शीट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में वो चारों चीज़ें हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो ये जो इनकम और एक्सपेंस है वो तो P&L में चले गए और असेट और लायबिलिटी चली गई बैलेंस शीट में। आज आपके पास क्या असेट है, आपके पास क्या लायबिलिटी है, उससे परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा, उससे आपकी पोजीशन का पता चलेगा। लेकिन आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आपने कितनी सेविंग कर लिया, आपने कितना खर्च कर लिया, उससे नेट सेविंग से पता चलता है आपकी क्या इनकम है, ठीक है। तो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब आपके असेट्स हैं, इससे कोई परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा। तो बैलेंस शीट से पोजीशन पता चलती है कि उस कंपनी के पास असेट कितने हैं, उस कंपनी के पास लायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट से बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट से बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, तो उसका आंसर होगा बैलेंस शीट। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बन गई तो किसके लिए बना रहे हो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, उनको जानना है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। पार्टनर्स के लिए, उनको अपना हिसाब किताब देख रहे हैं, उनको अपना प्रॉफिट शेयर लेना है प्रॉफिट में। मैनेजर्स के लिए, मैनेजर्स को इंसेंटिव चाहिए कि भाई हाँ हमने इतना काम किया, परचेज मैनेजर ने इतना काम किया, सेल्स मैनेजर ने इतना। ऑफिसर्स के लिए, ये सब हो गए कंपनी के इंटरनल पार्ट कि कंपनी के मालिक, उसके पार्टनर, उसके मैनेजर्स, उसके ऑफिसर। लेकिन बाहर की बात करें, बाहर की दुनिया को भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए। इन्वेस्टर, आपके बिजनेस में जिसने पैसा लगाया उसको चाहिए आपकी स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपके बिजनेस में जिसने आपको कर्जा दिया, लेंडर्स। इन्वेस्टर्स जिसने पैसा लगाया, लेंडर्स ने आपको कर्ज दिया है। इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए ना, लेंडर्स और इन्वेस्टर में डिफरेंस है। लेंडर्स आपको कर्ज देते हैं, लेंडर आपको कर्ज देते हैं। नाउ सप्लायर्स, जिससे आप उधार पे माल खरीद रहे हो, कि उसको भी पता रहेगा ना कि बिजनेस से मुझे पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। फिर है गवर्नमेंट एजेंसीज,
जिनको टैक्स अथॉरिटी है, जीएसटी वाले, इनकम टैक्स, उनको पता रहेगा भाई बिजनेस से कितना जीएसटी लेना है, कितना इनकम टैक्स लेना है। और कस्टमर जिसको आप उधार पे माल देते हो, या फिर जो आपके कस्टमर हैं जो आपसे माल खरीदते हैं या आपको प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको भी लगता है कि हाँ यार ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से ही पता चलता है किसी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस और क्या पोजीशन है। अगर बिना किसी कंपनी के परफॉर्मेंस और पोजीशन देखे अगर कोई बंदा उसमें इन्वेस्ट कर दे, कोई बंदा उसे लोन दे दे, कोई बंदा उससे बस माल दिए जा रहा है, उसको यही नहीं पता रहेगा कि दे पाएगा या नहीं दे पाएगा पैसा, तो वो परफॉर्मेंस और पोजीशन से पता लगा लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आप हर चीज़ की ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करो। और वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है? जर्नल एंट्री। तरीका क्या है? लेजर। तरीका क्या है? ट्रायल बैलेंस। ये जो जर्नल एंट्री और लेजर ये सब बनाना, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं इसको? बुक कीपिंग। फिर उसके बाद अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। रिकॉर्डिंग की बात करूँ, रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग में है। अभी हम देखेंगे भी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। आपको ज़्यादातर अकाउंटेंट जो बोलेंगे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, वो बेसिकली बुक कीपर होते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही काम करते हैं। एनालिसिस, समराइजिंग, एनालिसिस, क्लासीफाइंग या नहीं, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये सब सीनियर लोग करते हैं, वो रियल अकाउंटेंट होते हैं। नाउ असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। भैया अकाउंटिंग से ही तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देखेंगे ना कि रिजल्ट क्या हुआ, रिपोर्ट कार्ड क्या है बिजनेस का। असर्टेनमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कंपनी की पोजीशन क्या। यही तो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, और क्या है? कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, और इन्फॉर्मेशन अलग अलग यूजर्स को कम्युनिकेट कर देना है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। नाउ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है? मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मेजर करना। जैसे कि कंपनी की अगर अकाउंटिंग बनी रहेगी तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं ना। हाँ यार पिछले साल की बैलेंस शीट लाओ, हाँ यार पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, ठीक है। फोरकास्टिंग, भाई आगे हम फ्यूचर में कैसा प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहेगी, वो हम अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, भाई हाँ बिजनेस को चलाना है, बिजनेस को बंद करना है। जब रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो क्या डिसीजन मेकिंग लेंगे ना। कंपैरिजन और इवैल्यूएशन, पिछले साल, इस साल, पिछले क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या चल रही परफॉर्मेंस, पिछले साल इस महीने में क्या चल रहा था, तो ये कंपैरिजन करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है। कंट्रोल, कहीं पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कोई फीडबैक आ रहा है हमारे पास, तो हम अकाउंटिंग में इंप्लीमेंट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और रेगुलेशन और टैक्सेशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, लॉ है, उसमें भी हम फॉलो करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है। क्योंकि वो जो वही बोलते हैं ना, भाई P&L लेके आओ, जीएसटी का फ़ोन आएगा, जीएसटी ऑफिसर का, भैया वो लेके आओ, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, समझ रहे हो। वो आपकी बात थोड़ी ना सुनेगा, वो तो बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, सेल्स टैक्स का रिटर्न दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो ये सब अकाउंटिंग की वजह से हो पाती है। अब अगला टॉपिक है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग का सारा काम बुक कीपिंग का है, और अकाउंटिंग का काम है एनालिसिस का, अकाउंटिंग का काम है इंटरप्रेट का, अकाउंटिंग का काम है कम्युनिकेट करने का, अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग करने का, और बुक कीपिंग में क्या है? सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है। अकाउंटिंग यहाँ पे है कि भैया बिजनेस की लैंग्वेज को समझो, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको फुलफिल करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, डिसीजंस में लेने में हेल्प करो, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और भी अदर सब फील्ड्स होते हैं, उसमें काम करो, फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आप डाटा एंट्री का काम करते हो, जिसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग के कुछ सब फील्ड भी हैं, अकाउंटिंग के कुछ सब फील्ड भी हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी हो गई। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हम मैनेजमेंट के पर्पस से ही सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते। तो मैनेजमेंट को अलग अलग रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी हम अकाउंटिंग की मेथड से बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इस पर तो एक पूरा का पूरा कोर्स होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवाती है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में से ही लिया गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में गया कि किसी प्रोडक्ट को बनने में कितनी कॉस्टिंग हुई है उसकी अकाउंटिंग कर दो,
वो भी उसका सब फील्ड है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, भैया तुम्हारे बिजनेस से सोसाइटी को क्या कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, तुम्हारे बिजनेस के प्रोडक्ट से या उस प्रोडक्ट को बनने से जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ अलग भी चीज़ें बन जाती हैं, उसकी वजह से सोसाइटी क्या बियर कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने ऐसे सोसाइटी के साथ में मान लो स्कूल खोल लिया, स्कूल भी एक किसी न किसी का तो बिजनेस ही होगा, तो स्कूल की वजह से बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, उसकी वजह से जो रेजिडेंशियल इलाका है वहाँ पे बच्चे सुबह सुबह राष्ट्रगान कर रहे हैं, बच्चे सुबह सुबह अपना जो प्रेयर कर रहे हैं, बच्चे सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं मान लेते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की जो सोसाइटी है वो परेशान हो रही है। तो स्कूल वाले क्या बात करेंगे, सोसाइटी कॉस्ट बियर कर रही है, सोसाइटी में उसमें हो सकता है कुछ लड़के आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उनकी तो स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो उनको जो उनको ये जो कॉस्ट है सोसाइटी में जो वो बियर कर रहे हैं, उनके बदले उनको क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सब पूरी अकाउंटिंग इसमें आ जाती है। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, किसी बंदे को ट्रेंड करना है, किसी एम्प्लॉय को ट्रेंड करना है, उस एम्प्लॉय को ट्रेंड करने में हमें कितना खर्च करना है, कैसे करना है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आ जाता है। तो इसके सब फील्ड भी हमने देख लिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब आगे चलते हैं, ये टॉपिक आपका अब खत्म हो गया है, अब करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो लगभग हमने आधे घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो पता लग जाएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इन तीन में से कौन सा ऐसा है जो अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। और अभी अभी हमने जस्ट देखा अकाउंटिंग का सब फील्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, लेकिन बुक कीपिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सब फील्ड नहीं है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग साइकिल है लेकिन सब फील्ड नहीं है, ठीक है। आगे चले, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पर्पसेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग सिस्टम का जो पर्पस होता है उन तीनों में बताइए कि क्या ये सब है या फिर इनमें से कुछ नहीं है, जो नहीं है वो बताइए। इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस, भाई यही तो करना है अकाउंटिंग में, इंटरप्रेट करना है, रिकॉर्ड करना है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात होती है। क्लासिफिकेशन ही तो करना है, ये तो हमने भी देखा अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ, भाई रिपोर्ट तभी बनेगी जब क्लासीफाई करोगे। नाउ थर्ड, डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज में इंगेज इन, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता है काम, इसका एक सेट पैटर्न है कि इंटरप्रेट करना, क्लासीफाई करना, एक हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए डिफरेंट टाइप के नहीं है अकाउंटिंग। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन डिफरेंट अकाउंटिंग नहीं हो सकती है ऐसे, डेबिट क्रेडिट वहाँ भी होगा। तो ये वाला आंसर इसका है कि हाँ भैया अकाउंटिंग में ए भी है बी भी है, लेकिन ये जो सी वाला पार्ट है वो अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है, ठीक है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग में मेनली क्या होता है आप खुद ही बताओ। बुक कीपिंग मैंने बार बार बोला, बुक कीपर होते हैं सिर्फ रिकॉर्ड करने वाले। बुक कीपर कौन होते हैं, रिकॉर्ड करने वाले। तो यहाँ पे क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, डाटा एंट्री बोल सकते हो ना। डाटा एंट्री मीन्स लाइक जर्नल एंट्री करके डाटा एंट्री करना ना। तो बुक कीपिंग का मेन काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो पहला ही जवाब है अपना। नाउ डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, ये नहीं है बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग का काम आ जाता है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस है, बुक कीपिंग इज जस्ट लाइक एज डाटा एंट्री। नाउ इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर इंटरनल एक्सटर्नल, ये जो इंटरनल मतलब मैनेजमेंट को बताना, एक्सटर्नल यूजर्स को बताना, इन्वेस्टर, लेंडर्स, कस्टमर, क्रेडिटर्स, टैक्सेशन अथॉरिटी, ऐसे लोगों को बताने का काम बुक कीपर का नहीं होता। ऐसे अकाउंट्स मैनेजर जो लोग होते हैं या सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं वो करते हैं ये सब काम। तो बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग ही आता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये कह रहे हैं कि सारे जो फंक्शन जो नीचे बताए गए वो सब अकाउंटिंग के फंक्शंस हैं, लेकिन इसमें एक है जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, वो बताओ। डिसीजन मेकिंग, हाँ भाई हाँ, अकाउंटिंग से हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं, डिसीजन लेने में हेल्प होती है अकाउंटिंग से। लेजर पोस्टिंग, ये लेजर पोस्टिंग तो बुक कीपिंग का काम आ गया, रिकॉर्डिंग का काम हो गया, अकाउंटिंग नहीं है ये सब बुक कीपिंग का काम है।
फोरकास्टिंग, यस, फोरकास्टिंग में तो फ्यूचर में हम इसका, और इस पर एक मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन किया था कि हाँ डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में, कंपैरिजन में, ये सब में हमें हेल्प होती है, लेकिन लेजर पोस्टिंग नहीं है फंक्शन, ठीक है, वो बुक कीपिंग का फंक्शन है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? पहले प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दोनों किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का या फिर अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में तो रिकॉर्डिंग है, बुक कीपिंग में तो लेजर वाला काम आ जाता है, क्लासिफिकेशन का काम आ जाता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात हो रही है तो वो अकाउंटिंग की बात हो रही है। वो किसकी बात हो रही है? अकाउंटिंग की बात हो रही है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो हमने देख लिया था कि मैनेजमेंट के लिए अपने टाइप के रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, वो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं होती है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो अकाउंटिंग इसका सही जवाब है। चलते हैं जी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस से, बैलेंस शीट से, मैंने आपको बताया था। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बिजनेस परफॉर्मेंस बताती है, वो रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, और जो बैलेंस शीट है वो पोजीशन बताती है। तो यहाँ देखो बैलेंस शीट का सही जवाब है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन है? क्रेडिटर्स भी हैं जिससे आप माल उधार पे लाए हो, सप्लायर्स जो आपको माल देते हैं, लेंडर्स जिससे आपने लोन लिया है, कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन सबको अकाउंटिंग चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसिडर, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं आता है? असेट, असेट नहीं आएगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? भाई आएगा ही, मॉनेटरी टर्म्स में असेट नहीं आएगा तो और क्या आएगा? लायबिलिटी एक्सप्रेशन मॉनेटरी टर्म, ये भी आएगी। असेट एंड लायबिलिटी एक्सप्रेशन नॉन मॉनेटरी, भैया नॉन मॉनेटरी टर्म्स की तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे। वही इसका सही जवाब है, ठीक है। नाउ ऑन जनवरी 1 सोहन पेड रेंट 5000। 1 जनवरी को सोहन ने 5000 रेंट दे दिया। इसको आप इवेंट बोलोगे या ट्रांजेक्शन बोलोगे? मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि 10,000 रुपये दिए थे, 8,000 खर्चा हो गया, 2,000 बच गया, ये एक इवेंट है। लेकिन 2,000 का मैंने परचेज कर लिया मेडिकल की चीज़ें, तो वो ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांजेक्शन बता रहा है कि 1 तारीख को मैंने रेंट पे कर दिया, तो इसका आंसर क्या है? ट्रांजेक्शन। इसका सही जवाब क्या है? ट्रांजेक्शन। नाउ 31 मार्च 2020 को मैंने गुड्स बेच दिया, बेचने के बाद मेरे पास इतनी इन्वेंट्री रह गई, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा है, ये इवेंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है? इवेंट बता रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें मैंने कोशिश किया कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको 10-15 क्वेश्चंस भी करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए आपके माइंड में। फिर उसके बाद तो हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही लेंगे और अपने एंड पे कर लेंगे, तो उसमें फिर बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसी वीडियो में कंटिन्यू करें? आई थिंक ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एक ही दिन में जितनी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड करूँ। मेरी वीडियो छोटी होंगी, आधे घंटे की होगी, लेकिन मैं 3, 4, 5, 6 लेक्चर जो भी हैं वो कर दूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी आगे बढ़े, सिलेबस भी आगे बढ़े और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताना अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा कैसे ये नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।